आ गया है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन बच्चों को तैयार किया और प्रतियोगी शर्मा जी से निवेदन है कि वो किया जाए। नहीं बल्कि कर्मचारी, वकील तथा न्यायालयों के अधिकारी भी सच्चे दिल से हिंदी सीखने की कोशिश करते थे। मैं आप लोगों से 1923 की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। सेठ जमुनालाल बजाज 1923 में तमिलनाडु गए हुए थे, तब उन्हें कुछ महिला संस्थाओं में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को हिंदी पढ़ते देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उस संस्था को कुछ आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा। उस संस्था के लोगों ने 1 रुपया लेने से मना कर दिया और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हम भी अनुभव करते हैं कि हमारी एक राजभाषा होनी चाहिए, इसलिए हम अपने ही प्रयास और अपने ही धन से इस पाठशाला को चलाना चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि 1923 में हिंदी के प्रति तमिलनाडु में इस प्रकार की भावना थी। मैं एक और दिलचस्प किस्सा आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक श्री आर.बी. धुलेकर की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हिंदी में काम करने और बोलने के लिए संविधान सभा में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय राष्ट्र का, हिंदी राष्ट्र का, हिंदुस्तानी राष्ट्र का हूं और हिंदी लोगों पर थोपी नहीं जा रही, बल्कि वह लोगों में घर कर देगी। उन्होंने विविध भाषाओं के तमाम कवियों का जिक्र करते हुए कहा था कि भाषा की विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता का मजबूत आधार है। ये सच है। महाकवि तिरुवल्लुवर के विचार और भक्ति काल के कवियों के संदेश में बड़ी समानता है। कन्नड़ भाषा के कवि पुरंदरदास तथा महाकवि सूरदास की कविताओं में काफी भावनात्मक समानता है। योगिनी लल्लेश्वरी, संत कबीर और संत रविदास के संदेशों में भी वही समानता जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। उड़िया भाषा के कवि बनमाली दास ने भगवान कृष्ण और राधा के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने वाली कविताएं लिखी। उसी भक्त भाव को सूरदास की कविताओं में आप महसूस कर सकते हैं। अनेक विद्वानों का मानना है कि हिंदी को इसलिए राजभाषा नहीं बनाया गया क्योंकि इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ था, बल्कि हिंदी को इसलिए राजभाषा बनाया गया क्योंकि यह देश के चारों ओर फैली हुई थी और हर प्रांत के नागरिक इसे थोड़ा बहुत समझते थे। 2011 की जनगणना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 52 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है इस देश में और लगभग 30 करोड़ लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं या समझते हैं। यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा ये भाषा समझी जाती है, बोली जाती है। और इसलिए मैं हिंदी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी मानता कि वह सामाजिक संस्कृति का माध्यम बने और भाषाई सद्भाव को बनाए रखने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाए। हिंदी भाषा में भी अन्य मातृभाषाओं के लोक संस्कृति और शब्दों को शामिल करके हिंदी को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है, जिससे अन्य भाषाओं के लोग भी हिंदी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। 1965 में डॉक्टर मोहिनी कौल जी ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लल्लेश्वरी और कबीर के काव्य में समानता पर गहन अध्ययन किया था। उन्होंने लिखा भी कि शुद्ध आध्यात्मिक साधना का निरूपण करना ही लल्लेश्वरी तथा कबीर के प्रिय विषय थे। इस बात का उदाहरण है कि हिंदी और अन्य भाषाओं में अभिव्यक्ति और रागात्मक भावना की बहुत समानता है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हिंदी में देश की सभी भाषाओं का साहित्य अनुवाद करके लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि भाषा सिर्फ क्षेत्र नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ सके। मेरा एक अन्य आग्रह होगा कि हिंदी के अलावा युवा पीढ़ी को 1-2 अन्य भाषाएं भी जरूर सीखने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को उसमें सर्वोत्तम स्थान मान दिया गया है और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए
बच्चों में अपनी मातृभाषा को सीखने की आवश्यक ललक पैदा हो। बड़े होने पर हिंदी प्रचार प्रसार उनका प्रमुख कर्तव्य हो। इन दोनों जिम्मेदारियों को अगर हम निभाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा काम हम कर पाएंगे। तमाम भाषाओं के मध्य समान अभिव्यक्तियां इस बात का प्रमाण है कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमें जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि हम भारतीयों के लिए गौरव, अखंडता, एकता और पहचान का भी प्रतीक है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, 75 वर्ष पूर्व संविधान सभा की कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जो हमारे जीवन का मूल मंत्र और हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। उस प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांतों या राज्यों में जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से कई भाषाएं उन्नत हैं और उनका मूल्यवान साहित्य भी है। उनकी केवल रक्षा ही नहीं होनी चाहिए, वरन उनका और भी विकास तथा उन्नति होनी चाहिए। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब प्रस्ताव का यही भाव हम सबका संकल्प और उद्देश्य होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक हिंदी के प्रख्यात कवि थे। उन्होंने तो लिखा भी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। मैंने अपनी भाषा की उन्नति के बिना किसी समाज का विकास संभव नहीं है। साथ ही अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी बहुत कठिन है। और अनेक इस तरह की बातें हमारे यहाँ कही गई हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैं फिर से यहाँ आए हुए सभी बच्चों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मैं एक बार पुनः वादिज हिंदी शिक्षा समिति की पूरी टीम, नसरीन अली और कला संस्कृति विभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन या जिन महानुभावों ने इस पूरे प्रयास में सहयोग किया है, मैं उनके हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति पुनः एक बार हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।